गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा ये सी टेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका फरवरी 2014 जो कि सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और ये इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें इसके सीडीपी सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 30 मार्क्स का आता है। तो आज हम लोग 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप सबों का वेलकम है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में। तो आज आप लोगों को टाइम भी मिलेगा कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। आप लोग अच्छी तरह से इसका आंसर दें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 30 तक CGP दिया गया है। तो ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन रहता है आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। सबको दिख रहा है? चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बाइलिंगुअल में दिखाया जा रहा है। अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सुने, देखें और क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप। देखते हैं इस क्वेश्चन को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षित की जा सकती है। क्या अपेक्षित की जा सकती है? आपके ऑप्शन है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे गए किसी प्रकार की अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। स्कोर गुड ग्रेड्स। तो अधिक ग्रेड्स के चक्कर में भी नहीं रहना है, आपको रियल एजुकेशन देना है जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस बात को हमको जोर देना है। तो ये ऑप्शन आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। दूसरा है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। एक वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे सामाजिक कार्य में अगर इन्वॉल्व करेंगे तो वो भागीदारिता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, सामाजिक विकास होगा, इससे उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। इसलिए 2 नंबर ज़्यादा परफेक्ट है आपके। और ऑप्शंस को देखते हैं। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। ये गलत है कि अगर कुछ आपको समाज में गलत लग रहा है उसके लिए आपको प्रश्न उठाना है, किसी भी चीज़ को आंख बंद करके नहीं मानना है, ये भी गलत है। चौथा है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी, तो किसी भी प्रकार का पृष्ठभूमि होने पर भी वो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है तो उसे मानना ये भी गलत है। तो आपका 2 नंबर सबसे परफेक्ट है कि उसे अपना मौका मिलता है कि है ना, कि बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। ये सबसे अच्छा 2 नंबर है। तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे। तो आप लोग कॉपी में कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी लिखे हैं आप लोग मिला लीजिए, आपका सही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, टेट एग्जाम हो, सी टेट एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। इसमें मैं एक ही लैंग्वेज को, हिंदी को दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर ज़्यादा दिखे। ओके, आप लोगों को कुछ सेकंड्स मिलेंगे, कुछ समय मिलेगा जिससे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, उसका आंसर करें और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके, कि अपना दिमाग आप लगा सकें। उसके बाद मैं बताऊंगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है?
तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, आपको पता होगा वाइगोस्की जी ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जिसमें से उसने सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों और भाषा पर अधिक जोर दिया, इसलिए उसके सिद्धांत को, है ना, सोशो कल्चरल थ्योरी कहा गया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया है। ये किस, इसमें से जो ऑप्शंस है कौन उस पर आधारित है? तो पहला सक्रिय अनुकूलन, सक्रिय अनुकूलन जो है ऑपरेशनल कंडीशनिंग, ये उस पर आधारित नहीं था। पारस्परिक शिक्षण ये आधारित था कि बच्चे जो है रेसिप्रोकल टीचिंग करें, पारस्परिक शिक्षण करें, तो इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि आपको बताता हूँ वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मानव के सीख पर आधारित है, जो सामाजिक संदर्भों में सीखने का वर्णन करता है। ओके, पारस्परिक शिक्षण में अनुदेशात्मक गतिविधियां शामिल हैं, जो अगर इसमें अनुदेशन जो भी है ना, इंस्ट्रक्शंस, जिसमें छात्र एक छोटे समूह के भीतर एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है, अलग अलग जो ग्रुप बना करके वो एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कोरिलेशन सब में सोशलाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है। ओके, और इस विधि में समूह चर्चा अपने 4 रणनीतियों के साथ शामिल होता है, अर्थात सारांश हो गया कि कंक्लूजन क्या निकलता है, उसके बाद होता है सवाल पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, एंड देन समझाना और पूर्वानुमान लगाना, तो ये उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो 2 नंबर बहुत परफेक्ट है। तीसरा है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास पे बल कम दिया जाता है। चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ये भी नहीं है इसमें, तो आपका 2 के साथ चलेंगे हम लोग। तो जिन लोगों ने 2 दिया उनका क्या है, सही है, तो 2 आपका परफेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है और कॉपी भी आप लोग जरूर लिखे होंगे। चलिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं, आपका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों, जो प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट्स जो मिलता है बच्चों को, असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती है? आपको मैं बताता हूँ, कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो है ना नैतिक विकास का सिद्धांत था, जिसमें वो क्या था कि इसको उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा था। जो पहला था आपका प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो प्रो कन्वेंशनल लेवल था कि बच्चे किस तरह से बातों को मानते हैं। फिर दूसरा जो परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर था, इसको हम लोग कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, औपचारिक चरण इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या है कि बालक दूसरे की नैतिक मानकों को अपने में अंतर्कृत करते हैं, बातों को अंतर्कृत करते हैं, उन मानकों का सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहायता बनाते हैं, तथा अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। तो ये ऑप्शन जो 1 नंबर है आपका सबसे अधिक परफेक्ट है। और भी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं, है ना। कानून और व्यवस्था के अकॉर्डिंग बात को माना जाता है। दूसरा है पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्जन, और चौथा है पूर्व चरण 2। ये आपका ऑप्शन नहीं है, व्यक्तिक और विनिमय नहीं था, ठीक है। तो 1 के साथ हम लोग चलेंगे कि कोहलबर्ग जी ने जो औपचारिक संचरण दिया है, कन्वेंशनल लेवल दिया है, उसी में कानून और व्यवस्था को बात को कहा गया है। तो आपका इसमें सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 1 के आप साथ चलेंगे, तो बहुत लोगों का 1 है जो सोचा है, कॉपी दिए हैं, उसका सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा?
14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? आपके ऑप्शन है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अखरपन और परिपक्वता। देखिए 14 वर्षीय जो देविका मतलब कि देविका है, अपने आप में पृथक मतलब अपने आप को अलग कर रही है, अपने आप को मतलब कि इंडिविजुअल कर रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो मैं बताता हूँ, स्वायत्ता स्वशासन जो होता है, इसमें स्वायत्ता का मतलब यहाँ पे हो गया कि ऑटोनोमी। कोई भी बच्चा जो होता है या एक व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति और निर्णय की स्वतंत्रता होता है ना, प्रदान करके एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो बच्चे जब अलग होते हैं, ऑटोनोमी चाहते हैं, तो वो स्वायत्ता की बातें को जोड़ देता है। तो आपके ऑप्शंस में स्वायत्ता जहाँ पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नियमों के प्रति घृणा नहीं होगा, स्वायत्ता 2 नंबर यहाँ परफेक्ट आ रहा है। अक्खरपन नहीं, किशोरावस्था में बच्चे अक्खरपन ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा होता है कि दूसरे की बात कम मानना पसंद है, लेकिन अक्खरपन ही हो कोई ज़रूरी नहीं है। और मैच्योरिटी की भी बात नहीं हो रही, तो स्वायत्ता ऑटोनॉमी की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और वो अपने आप को अलग करने की बात हो रही है। तो 2 आपका परफेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे। ओके, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो जो मैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है कि इसमें बहुत सारी बातों को रखा गया है, तो मैं इसके चर्चा करता हूँ थोड़ा सा कि जॉन ड्यूवी ने जो दिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे को प्रोग्रेस करने में। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन पूछा जा रहा है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, है ना, ये आपका गलत है, स्थान होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये बात है कि जो सोशल प्रॉब्लम जो होते हैं, सामाजिक प्रॉब्लम जो होते हैं, जॉन ड्यूवी, फ्रोबेल और हर्बर्ट शिक्षण जो भी उन्होंने भी जो दिया है कि उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुधार में जब बच्चे अपने तरफ से मिलते हैं, प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करते हैं, वो ज़्यादा लाभकारी होता है। तो विद्यार्थियों के स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपका जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ऐसी भी बात नहीं है कि उसका अगर नहीं है तो अंतर्निहित नहीं है तो अपितु उसका वर्षण या कर्षण करना चाहिए, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है। और चौथा है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है जॉन ड्यूवी के अकॉर्डिंग हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो आपका सबसे अधिक समुचित जो बातें हैं जॉन ड्यूवी के अकॉर्डिंग वो 2 नंबर में है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, सबको सेल्फ, है ना, कंट्रोल होना चाहिए, समस्या को दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये बात जॉन ड्यूवी जी का कहना है। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कुछ नए नाम भी है, उसे देखिए आप लोग और बताने की कोशिश कीजिए, तब मैं फिर बताता हूँ आपको। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन है भाषा अवबोधन से संबंध विकार। भाषा अवबोधन से संबंध जो विकार है, मतलब कह सकते हैं अ डिसऑर्डर रिलेटेड लैंग्वेज कंप्रेहेंशन, मतलब लैंग्वेज को कंप्रेहेंशन करने में क्या क्या विकार या क्या क्या समस्याएं आती है उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। तो आपका जो पहला ऑप्शन है चलाघात, जिसको हम लोग इंग्लिश में एप्रेक्सिया बोलते हैं। ओके, यहाँ एप्रेक्सिया की बात कही गई है। चलाघात होता क्या है मैं आप क्लियर करता हूँ। मस्तिष्क का जो विशिष्ट स्थल होता है, जो किसी ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका जो विशिष्ट स्थल होता है, ठीक है, उसमें
क्षति के एक विकार को चेष्टा क्षमता मतलब चालाघात या अपेक्षा करते हैं। उसमें कुछ समस्याएं होती हैं जिसमें इच्छा और शारीरिक क्षमता होने के बावजूद उद्देश्य संचालन करने की क्षमता नहीं रहती है, कुछ चीज़ को करने में या कोई चीज़ को दूर करने में नहीं होती है, और ये प्रॉब्लम इस तरह से बढ़ जाता है, बाद में बहुत तरह का समस्याएं आने लगती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है भाषा अवबोधन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन तो मस्तिष्क से रिलेटेड हो गया, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया, ये पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है, तो ये पढ़ने संबंधी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है वाक संबंध रोग, मतलब मौखिक समस्या या कोई रोग है मुंह में, तो वो हम लोग एस्पेचिक्सिया कहते हैं, जो मौखिक समस्या है, और यहाँ पे बात करने में समस्या है, तो ये भाषा आघात जो एफेजिया है वो, इसके बारे में बताता हूँ। एफेजिया होता क्या है कि भाषाघात एक प्रकार का विकार है, ये भी एक समस्या ही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो बोलने या लिखने में असमर्थता से सम्मिलित है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक में और जो मनोविज्ञान में दिया गया है कि भाषाघात किसी भी व्यक्ति के ब्रोका क्षेत्र से संबंधित है, जिनमें जो कि न्यूरोस जो शामिल होते हैं, जो व्यक्ति के भाषण पर नियंत्रण रखता है कि कहाँ पे किस तरह से भाषण देना है, कहाँ पे किस तरह बोलना है। साथ ही साथ जब कोई समस्या आती है लिखने में या बोलने में या भावनाओं को कंट्रोल करने में, वो सब इसमें होता है। तो भाषा अवबोधन में इसका जरूरी ज़्यादा होता है, इसलिए आपका भाषाघात इस क्वेश्चन की सबसे अधिक परफेक्ट है कि यहाँ पे आप भाषा से संबंधित अवबोधन को संबंध को विकार है और भाषाघात में ऐसी समस्याएं होती हैं। तो ये आपका 4 के साथ चलेंगे, 4 यहाँ पे परफेक्ट और ये सब ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये इससे एक क्वेश्चन रहता ही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इस तरह से देखें, समझें, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। चलिए देख लिए होंगे आप लोग ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत से और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर जी ने दिया था। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है विविध बुद्धिमत्ता का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था, और ये 1983 में नहीं, 1983 में हार्वर्ड गार्डनर जिस सिद्धांत को दिए थे। और उसमें मुख्य बातें क्या थी के अनुसार प्रतिभाशाली छात्र केवल एक क्षेत्र में निपुण नहीं होते, बल्कि अनेक बुद्धिमानी को एकाधिक क्षेत्रों में होते हैं। बुद्धिमानी के ये क्षेत्र भाषा, तार्किक, गणितीय या स्थानिक या शारीरिक या काइनेस्थेटिक हो सकता है। कि कोई भी आदमी एक क्षेत्र में अच्छा है तो दूसरा क्षेत्र में होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है। तो यहाँ पे कौन संबंध नहीं है, नहीं के बारे में पूछा जाता है, नेगेटिव चीज़ें आपको चुनना है। ओके, तो हम लोग नेगेटिव चीज़ें चुनते हैं। तो पहला यह शोधाधारित नहीं है, इनमें कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये शोधाधारिता नहीं है, ये बात सही है आपका, ये शोधाधारित नहीं होता है। दूसरा है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ऐसी भी बात नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपका परफेक्ट है और नेगेटिव चुनना है। तीसरा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं, गलत बात। जो प्रतिभाशाली होंगे उसका अगर मैथ तेज होगा तो अंग्रेजी भी तेज हो सकता है, सिंगिंग भी आ सकता है, तो ये एक से अधिक बात कहा है ना। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ही बात, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, 3 नंबर आपका रॉन्ग है। चौथा है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह बात भी सही है। तो 3 आपका गलत है और यहाँ पे नेगेटिव चुना जा रहा है, तो 3 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, चल अब आ जाता है आपका, फिर उसी चैप्टर से है बहुबुद्धि। आपको मैं इसका 1 लाइनर क्विज करवाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया दिए थे आप लोगों को। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चलिए इसको देखिए आप लोग।
तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंस इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं। ये बात सही है, संभव नहीं है तो ये वैध नहीं, क्योंकि संभव होना जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होते हैं, सभी को एक साथ मापन कर देना ये संभव नहीं है और ये बात सही है और ये इसी कारण से वैध नहीं है। बात समझ में आ गई। और भी ऑप्शंस को देखते हैं। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, ये बात क्या है? सही है। तीसरा है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अध्ययन पर आधारित है, यह बात भी क्या है? गलत है। तीसरा है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी अनुकूलन संगति नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो 1 नंबर के साथ चलेंगे हम लोग, एक आपको परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आपके सामने है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसके बारे में क्वेश्चन आपका है ना। तो ये क्या होता है? लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों के वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं, ये लाभकारी है। ठीक है, और हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस, द्वंद्व होगा, कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता, सब में अलग अलग गुण होते हैं, सब कोई एक दूसरे से अलग होता है, तो ये एक तरह से क्वालिटी है। तीसरा है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ये भी क्या है? आपका रॉन्ग है। ओके, तो चौथा है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्ति को बंद करता है, ये परफेक्ट है। बताते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विभेद, जो अलग अलग व्यक्ति जो है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति में एक व्यक्ति की तरह गुण नहीं, दोनों में क्या होता है? डिफरेंस क्वालिटीज होते हैं। अब दोनों में अगर डिफरेंसेज क्वालिटी है तो वो विभेद के कारण दूसरे व्यक्ति से व्यक्ति के लक्षण के संदर्भ में अलग है। दोनों में अलग आँख कान है ना, देखने में लगता है, बुद्धि में लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने जो है व्यक्तिगत विभेद को एक समूह या कक्षा के भीतर पढ़ाई के दौरान व्यक्ति के दिलचस्प क्षेत्र के संदर्भ को, है ना, कि अलग अलग जो संदर्भ है, दिलचस्प जो बातें हैं उसे परिभाषित किया है। व्यक्तिगत विभेद जो अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, शिक्षक छात्र के विभिन्न व्यक्तिगत लक्षणों को, अगर कोई बच्चे में अलग अलग गुण है तो शिक्षक उस चीज़ को वो जान सकते हैं। कोई बच्चा मैथ्स में तेज है तो अंग्रेजी में भूगोल है, अंग्रेजी में तेज है तो मैथ्स में भूगोल है, या किसी में सिंगिंग क्वालिटी है, इस चीज़ को वो जान सकता है। ये एक तरह का लाभकारी चीज़ है। तो 4 नंबर परफेक्ट है, तो 4 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, चलिए तो आप लोग निश्चित तौर पे आप लोग कॉपी में आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, उसके बाद आंसर को मिलाइए कितना आपका सही होता है। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देख लिए होंगे आप लोग, देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। जो आपका है ना, विद्यालय आधारित मतलब कि विद्यालय में ही उसका आकलन हो, एक जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कि इससे बच्चे को SBA है ना, स्कूल आधारित मूल्यांकन, इससे बच्चे अधिक लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे कहा है क्या गया, ताकि ये बात नहीं है कि शक्ति विकेंद्रण किया जा सके, ऐसी बात नहीं। दूसरा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया। वेरी गुड, कि इससे सभी बच्चे के, चाहे किसी भी तरह के बच्चे, सभी का
जो है संपूर्ण विकास, टोटल या होल डेवलपमेंट को जानकारी मिलता है इससे। 2 नंबर बहुत अच्छा है, और भी ऑप्शंस को देखेंगे तब लास्ट में हम लोग उत्तर देंगे। तीसरा है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। सही बात है, लेकिन सभी गतिविधि को आलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके ऐसी कोई बात नहीं होती है, तो ये भी कम महत्व रखता है। चौथा है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ये बात भी आपका क्या है, गलत है कि इससे अलग अलग विद्यालयों में प्रतियोगिता द्वारा होगा, ये बात नहीं है। मेन मोटो हमारा होता है कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सूचित किया जा सके। तो 2 नंबर आपका परफेक्ट है। जिन लोगों ने 2 सोचा है या 2 मन में रखा है तो या कॉपी में दिया है आंसर, तो वो उसका सही है। ओके, चलते हैं हम लोग। देख लिए होंगे आप लोग क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। 3 सही है, चौथा या 5वां या छठा जो भी है उससे अकॉर्डिंग हम लोग मिलाएंगे और सही ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी क्यूज परिचालन करना और स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो इस तरह की बात हो रही है कि सभी दिए गए विकल्प जो हैं, है ना, यहाँ छात्रों के संदर्भ में मूल्यांकन के बारे में है कि किस तरह से उसका टेस्ट ले, इवेल्युएशन करे। तो मूल्यांकन जो हो रहा है 2 तरह का होता है, एक शिक्षक के द्वारा होता है, एक बच्चा खुद मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है 1 2 3, ये ऑप्शन जो दिया गया है आपका, ये कैसा ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना है, किसी विषय में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को करना, परिचालन करना। लेकिन चौथा ऑप्शन स्व आकलन, ये बच्चे खुद करते हैं, आत्म मूल्यांकन, है ना, सेल्फ एवेल्यूएशन। तो 4 नंबर आपका अलग होता है, ये पूछा भी जा रहा है, संबंध नहीं है, तो 4 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, चलिए आपका 4 क्या है, सही हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार आप लोग निश्चित अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ें और सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद तब फिर देखने के बाद जब डिस्कस करेंगे आपको ज़्यादा आसानी होगा। आप लोग कॉपी में भी आंसर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से देखें और स्व मूल्यांकन करें, सेल्फ एवेल्यूएशन करें हम लोग। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लिया आप लोग। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। पहला है, क्या आपने अपने विद्यार्थियों को उनके मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये बात भी सही है। पिछले रात दूरदर्शन पर दिखाया गया कि सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पका विधि। चौथा है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में कौन सा मापक आपके उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये ब्लूम थ्योरी से पूछा गया है। ब्लूम जी का कहना था कि जो मनोवैज्ञानिक थे, ब्लूम जी ने इसे 6 डोमेन में बांटा, 6 भागों में बांटा है।
है ना। सीखने के 6 डोमेन दिए हैं, जिसमें से था एक था ज्ञान था, नॉलेज था, ओके। उसके बाद आपका था सूझबूझ था, फिर आवेदन था, विश्लेषण था, संयोग था और मूल्यांकन था। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन आपका, यहाँ पे विश्लेषण की बात की जा रही है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मेल हुआ है। तो यहाँ पे जो विश्लेषण की बात की गई है वो चौथे चरण में है। तो ये आपका परफेक्ट है कि विश्लेषण की बात है, और ये ब्लूम जी के थ्योरी से दिया गया है, ओके। तो आप लोग ब्लूम थ्योरी को एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे आपको बताया भी जाएगा, जो आपको थ्योरी वाला क्लास होगा उसमें बता देंगे आप लोगों को। 4 नंबर से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारी द्वारा सफल हो सकें। आपके ऑप्शन है, अपनी आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को व्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से पढ़ाई तुलना करते रहना, इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, आप उनसे उच्च अपेक्षाएं रखते हैं, ये कभी भी ऑप्शन नहीं होगा कि बच्चे 100% लाए, 90% लाए, ये गलत बात है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, आप एक बात जान जाइए, जो भी अच्छे शिक्षक होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे सफल हो। उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा बच्चे पे, और उसे काम की जिम्मेदारी देना पड़ेगा छात्रों को, और सामूहिक गतिविधियों में भाग देने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी, सबसे अधिक प्रभावकारी जो बात है, जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके वंचित विद्यार्थी, वंचित मतलब जिसको कोई समस्याएं हैं जो दूर हैं, भागीदारता द्वारा सफल हो सके, तो आपको 1 नंबर देखिए। आपको 1 नंबर में क्या कह रहा है, आप उनकी सफलता हो तो उनकी क्षमता में विश्वास करें। सभी बच्चे में क्वालिटी है, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा और उसे अधिक से अधिक मौका देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझाइएगा उसको, आगे बढ़ेगा। तो 1 नंबर आपका क्या है, परफेक्ट है। तो 1 के साथ हम लोग चलेंगे, क्लियर है। होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अगर कोई डाउट फिर भी रहे तो आप लोग फीडबैक दें तो उसको दूर किया जाएगा, कमेंट भी करें, ओके। चलिए 14 नंबर आ गया आपके सामने में। देखिए यहाँ पे आपके सामने है जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार का उदाहरण मतलब 3 है उदाहरण, 1 नहीं है। आत्मविमोह, ओटोइज्म, ये आपका विकासात्मक विकार का उदाहरण है। दूसरा है आपका प्रोमस्तिष्क घात, सेरेब्रम पैल्सी, इससे भी बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, ये भी आपका विकास में क्या है, विकार है, समस्याएं हैं। चौथा है पर अभिजात तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये दूसरा चीज़ है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है होते हैं ये अभिजात तनाव है, एक तरह का स्ट्रेस होता है, और दुर्बल मानसिकता का विकार है, और ये कमजोर मानसिकता का विकार है, जो आपदा आदि दर्दनाक घटनाओं, जो अलग अलग आपदा हो गया, कोई दर्दनाक घटना हो जाता है, उससे प्रभावित होने के कारण होता है, ठीक है।
और परिणाम के रूप में जगह ले सकता है। तो ये जो है आपका विकासात्मक विकार के बारे में नहीं है। तो ये ऑप्शन 3 नंबर सबसे परफेक्ट है। चौथा है न्यून अवधान सक्रिय विकार, अटेंशन डिफेक्शन हाइपोक्रिएटिविटी डिसऑर्डर। तो ये जो बात है, ये चौथा नंबर, ये भी विकास का विकार है, समस्या है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन 3 नंबर आपका विकासात्मक विकार नहीं है। 3 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, तो आपके ऑप्शन है, यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बहु शिक्षण शास्त्र तकनीकों के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, ऐसी बात नहीं कही जा रही है। उपचारात्मक शिक्षण, ये रेमेडियल टीचिंग की बात हो रही है। यहाँ पे आपको बहु आकलन तकनीकों था परिवर्तन जटिलता सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। किससे है? शैक्षिक मनोविज्ञान में विभेदित आदेश को भेदभावपूर्ण शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो विभेदित अनुदेशन सबसे परफेक्ट है यहाँ पे। चौथा पारस्परिक शिक्षण, ये पारस्परिक शिक्षण के बारे में चर्चा नहीं की गई है। 3 आपका परफेक्ट आंसर है, तो 3 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया सब कोई क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोग अपना स्कोरिंग चेक कर लीजिए। तो सभी को धन्यवाद। ओके।